नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है नीति निदेशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 में बताए गए हैं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। दोस्तों अगर हम नीति निदेशक तत्वों की बात करें तो भारत में नीति निदेशक तत्व भारत में इन्हें कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो भारत में इन्हें आयरलैंड से लिया गया है। भारत में नीति निदेशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अगली बात दोस्तों, अगर हम नीति निदेशक तत्वों की बात करें तो नीति निदेशक तत्व राज्य के कर्तव्य हैं। किसके कर्तव्य दोस्तों? ये राज्य के कर्तव्य हैं। नीति निदेशक तत्व जो हैं ये किसके कर्तव्य हैं? राज्य के कर्तव्य हैं। अगली बात है दोस्तों, ये राज्य को सकारात्मक प्रेरणा देते हैं। राज्य को क्या करते हैं? सकारात्मक प्रेरणा प्रदान करते हैं या राज्य को सकारात्मक प्रेरणा देते हैं। तो दोस्तों नीति निदेशक तत्व भारत में कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। किसके कर्तव्य हैं ये? तो नीति निदेशक तत्व जो है ये राज्य के कर्तव्य हैं तथा ये राज्य को सकारात्मक प्रेरणा प्रदान करते हैं। अगली बात दोस्तों, नीति निदेशक तत्व अपनी भाषाई प्रकृति से सकारात्मक हैं। नीति निदेशक तत्व अपनी भाषाई प्रकृति से कैसे दिखाई देते हैं? सकारात्मक। हमने बात करी थी दोस्तों मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकार अपनी भाषाई प्रकृति से हमें कैसे दिखाई दे रहे थे? नकारात्मक दिखाई दे रहे थे, जबकि नीति निदेशक तत्व अपनी भाषाई प्रकृति से कैसे दिखाई देते हैं? सकारात्मक दिखाई देते हैं। अगली बात दोस्तों, ये सामुदायिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सामुदायिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीति निदेशक तत्व जो हैं ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो सामुदायिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके जस्ट अपोजिट अगर हम देखें तो जो मौलिक अधिकार थे ये मौलिक अधिकार व्यक्तिगत हितों का क्या कर रहे थे? प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जबकि नीति निदेशक तत्व जो हैं ये सामुदायिक हितों का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। अगली बात दोस्तों, इन्हें राज्य के लिए जनता के आज्ञापत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों नीति निदेशक तत्वों को क्या कहा जाता है कि ये राज्य के लिए जनता के क्या हैं? आज्ञापत्र हैं। इस रूप में नीति निदेशक तत्वों को परिभाषित किया जाता है। अगली बात दोस्तों, नीति निदेशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की नीति निदेशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। नीति निदेशक तत्व किस प्रकार के राज्य की स्थापना करते हैं? तो नीति निदेशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है दोस्तों। अगली बात है दोस्तों, याद रखना है आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 से 42वें संविधान संशोधन 1976 से मौलिक अधिकारों पर नीति निदेशक तत्वों को वरीयता दी गई थी। नीति निदेशक तत्वों को वरीयता दी गई थी। वरीयता दी गई कौन से संशोधन से दी गई थी दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 31C में संशोधन किया गया था और ये कहा गया था कि पूरे भाग 4 को लागू करने के लिए संसद ऐसा कानून बना सकती है जो अनुच्छेद 14 या 19 का उल्लंघन करता हो, अतिक्रमण करता हो। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा भारत में नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 में बताए गए अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। नीति निदेशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? तो इन्हें आयरलैंड से लिया गया। ये किसके कर्तव्य हैं? तो नीति निदेशक तत्व राज्य के कर्तव्य हैं। ये राज्य को क्या देते हैं? सकारात्मक प्रेरणा प्रदान करते हैं। नीति निदेशक तत्व अपनी भाषाई प्रकृति से हमें कैसे दिखाई देते हैं? सकारात्मक दिखाई देते हैं। कि सामुदायिक हितों का क्या करते हैं दोस्तों? प्रतिनिधित्व करते हैं तथा इन्हें राज्य के लिए जनता के आज्ञापत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। दोस्तों यहाँ राज्य के लिए जनता के आज्ञापत्र का अर्थ है जनता राज्य से क्या उम्मीद करती है, क्या हमें क्या महत्वाकांक्षा है, हमारी क्या उम्मीद है सरकार से,
वो उम्मीद यहाँ पर क्या है, नीति निदेशक तत्व है। अगली बात, नीति निदेशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। अगली बात दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 से मौलिक अधिकारों पर नीति निदेशक तत्वों को वरीयता दी गई थी। आगे बात करेंगे। अगली बात है दोस्तों, अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि भाग 4 के लिए राज्य शब्द का अर्थ है, भाग 4 के लिए राज्य शब्द का अर्थ बताया गया है। पहला अर्थ बताया गया है भारत सरकार और संसद। भाग 4 के लिए राज्य शब्द का अर्थ बताया गया, कहा गया है कि पहला अर्थ है इसका भारत सरकार और संसद। दूसरा अर्थ बताया गया राज्यों की सरकारें और विधानमंडल। तीसरा अर्थ बताया गया स्थानीय प्राधिकारी, इसमें पंचायती राज और नगरीय निकाय दोनों शामिल होते हैं। चौथा अर्थ बताया गया है दोस्तों अन्य प्राधिकारी, और अन्य प्राधिकारी में भारत सरकार और राज्य सरकारों की कंपनियां शामिल होती है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को, इन चारों को यहाँ पर भी क्या माना गया, राज्य। इसी की ऐसी परिभाषा दोस्तों हमने मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 12 में पढ़ी थी। अनुच्छेद 36 में संविधान में ऐसे लिखा हुआ है कि भाग 4 के लिए राज्य शब्द का अर्थ वही है जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में उल्लेखित है। और दोस्तों अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द का अर्थ क्या बताया गया है, कहा गया है भारत सरकार और संसद, राज्यों की सरकारें और विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी जिसमें पंचायती राज और नगरीय निकाय शामिल होंगे, अन्य प्राधिकारी जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकारों की कंपनियां शामिल होगी। इन चारों को भाग 4 में भी क्या कहा गया है, राज्य माना गया है। यानी भाग 4 में जितनी भी बार राज्य शब्द आएगा उस राज्य शब्द का अर्थ इन चारों से होगा। क्लियर है पूरी बात ये। अगली बात है दोस्तों अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 में कहा गया कि नीति निदेशक तत्व न्याय योग्य नहीं है, परंतु इनके लिए कानून बनाने का अधिकार, इनके लिए कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है। ये कहा गया है दोस्तों अनुच्छेद 37 में कि नीति निदेशक तत्व जो हैं ये न्याय योग्य नहीं है, परंतु इनके लिए कानून बनाने का अधिकार कौन रखता है, तो इनके लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, अनुच्छेद 36 में कहा गया है भाग 4 के लिए राज्य शब्द का अर्थ क्या होगा, तो इसके 4 अर्थ बताए गए हैं। पहला अर्थ बताया गया भारत सरकार और संसद, दूसरा अर्थ बताया गया राज्यों की सरकारें और विधानमंडल, तीसरा अर्थ बताया गया स्थानीय प्राधिकारी जिसमें पंचायती राज और नगरीय निकायों को शामिल किया गया, और चौथा अर्थ बताया गया अन्य प्राधिकारी जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकारों की कंपनियां शामिल की गई। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि नीति निदेशक तत्व न्याय योग्य नहीं है, मतलब इनको लागू करवाना या ना करवाना सरकार की इच्छा का विषय है। न्यायपालिका यहाँ हस्तक्षेप नहीं कर सकती, परंतु इनके लिए कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, संसद को दिया गया। अगली बात हम करने जा रहे हैं दोस्तों इसमें नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण। नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण। दोस्तों नीति निदेशक तत्वों के वर्गीकरण की यदि बात की जाए तो इनका वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है।
नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है? 3 भागों में। पहला यहाँ बताया गया है दोस्तों समाजवादी आदर्श। नीति निदेशक तत्वों में पहले कौन से प्रकार के बताए गए? समाजवादी आदर्श बताए गए। दूसरे बताए गए हैं गांधीवादी आदर्श, और तीसरे बताए गए दोस्तों उदार आदर्श। 3 प्रकार के नीति निदेशक तत्व बताए गए हैं। पहला बताया गया समाजवादी आदर्श, दूसरा बताया गया गांधीवादी आदर्श, और तीसरा बताया गया है उदार आदर्श। अगर समाजवादी आदर्शों की बात की जाए तो एक एक कर समाजवादी आदर्श जो हैं ये समाज में समानता की स्थापना करते हैं। समाज में समानता की स्थापना करते हैं। समाजवादी आदर्श जो हैं ये समाज में किसकी स्थापना करते हैं? समानता की स्थापना करते हैं। अगली बात दोस्तों, गांधीवादी आदर्श अगर हम देखें तो गांधीवादी आदर्श जो हैं ये गांधी जी की विचारधारा से, गांधी जी की विचारधारा से संबंधित है। गांधीवादी जो आदर्श हैं ये गांधी जी की विचारधारा से संबंधित है। दोस्तों जैसे गांधी जी की विचारधारा क्या थी? तो गांधी जी की विचारधारा थी कि भाई भारत गांवों का देश है, तो यहाँ जो शासन है वो लोकल लेवल पर होना चाहिए, स्थानीय स्तर पर होना चाहिए। तो जैसे अनुच्छेद 40 बताया गया, राज्य पंचायती राज का संगठन बताएगा। गांधी जी की मान्यता थी दोस्तों कि जो मद्य निषेध होना चाहिए, नशीली दवाइयों को प्रतिबंधित करना अनिवार्य होगा। अनुच्छेद 47 जोड़ा गया। अनुच्छेद 47 में इसी तरह की व्यवस्था की कि सभी प्रकार के नशों को प्रतिबंधित किया गया। तो ये सब क्या माने जाएंगे? गांधीवादी आदर्श माने जाएंगे। इसके बाद दोस्तों तीसरा है उदार आदर्श। अगर उदार आदर्श की हम बात करें तो इनमें उन नीति निदेशक तत्वों को शामिल किया जाता है जो देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण देखा। नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है। इसका पहला भाग है समाजवादी आदर्श। समाजवादी आदर्श समाज में या देश में समानता की स्थापना करते हैं। दूसरा है दोस्तों गांधीवादी आदर्श, ये गांधी जी की विचारधारा से संबंधित है। तीसरा है उदार आदर्श, इनमें उन नीति निदेशक तत्वों को शामिल किया जाता है जो देश में शांति और व्यवस्था की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। हम एक एक करके तीनों प्रकार के नीति निदेशक तत्वों की बात करते हैं। सबसे पहला हम देखने जा रहे हैं समाजवादी आदर्श। पहले प्रकार के नीति निदेशक तत्व दोस्तों समाजवादी आदर्श। हम समाजवादी आदर्श की बात करने जा रहे हैं। पहला हो जाएगा हमारा समाजवादी आदर्श। समाजवादी आदर्शों में दोस्तों पहला नीति निदेशक तत्व आएगा अनुच्छेद 38। पहला नीति निदेशक तत्व आएगा अनुच्छेद 38। इसमें कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य लोक कल्याण की सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। दोस्तों इसी लोक कल्याण की सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत वर्तमान में सरकार ने, भारत सरकार ने जितनी भी योजनाएं चला रखी है ये सब किसके लिए चलाई जा रही है? लोक कल्याण के लिए चलाई जा रही है। तो जो अनुच्छेद 38 से ये कहता है कि राज्य लोक कल्याण की क्या बनाएगा? सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। दूसरा नीति निदेशक तत्व है दोस्तों अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में बताया गया है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतियां। दोस्तों अनुच्छेद 39 में 6 नीतियां बताई गई है सरकार के द्वारा जिनका अनुसरण किया जाएगा। इसमें पहली नीति बताई गई अनुच्छेद 39 के अंदर कि राज्य पुरुषों और महिलाओं के साथ, यानी महिलाओं और पुरुषों के साथ जो है जीविका का, राज्य महिलाओं और
पुरुषों को जीविका के समान अवसर प्रदान करवाएगा। राज्य महिलाओं और पुरुषों को जीविका का समान अवसर क्या करवाएगा? प्रदान करवाएगा तथा उनके साथ समानता का व्यवहार करेगा। ठीक है दोस्तों। दूसरी नीति बताई गई है, राज्य भारत के भौतिक संसाधनों का केंद्रीकरण वर्ग विशेष के हाथों में नहीं होने देगा। वर्ग विशेष के हाथों में नहीं होने देगा। किसका केंद्रीकरण? भौतिक संसाधनों का केंद्रीकरण वर्ग विशेष के हाथों में नहीं होने देगा। इसका अर्थ है दोस्तों, भौतिक संसाधन क्या होते हैं? भारत के जितने भी नदी, नहरें, तालाब, पर्वत, पहाड़, पठार, जमीन, ये सारे भौतिक संसाधन माने जाते हैं। ये भौतिक संसाधन ऐसा नहीं है कि एक वर्ग विशेष इनके ऊपर कब्जा करके बैठ जाए। इनका समानता के आधार पर बंटवारा करवाना सरकार की क्या है? जिम्मेदारी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि भारत के सभी भौतिक संसाधन रिलायंस समूह या टाटा समूह के पास इनके नियंत्रण में आ गए। ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। अगली बात है दोस्तों, राज्य भारत के धन का संकेंद्रण वर्ग विशेष के हाथों में नहीं होने देगा। किसका संकेंद्रण दोस्तों? धन का संकेंद्रण जो है वो वर्ग विशेष के हाथों में नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है। चौथी नीति बताई गई है, राज्य महिलाओं एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करवाएगा। महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए क्या दिलवाएगा दोस्तों? समान वेतन प्रदान करवाएगा। ये चौथी नीति इसके अंतर्गत बताई गई है। पांचवी नीति बताई गई है दोस्तों, राज्य महिलाओं और पुरुषों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने देगा। राज्य महिलाओं और पुरुषों के स्वास्थ्य और शक्ति का और बच्चों की सुकुमार अवस्था का यानी किशोरावस्था का दुरुपयोग नहीं होने देगा। तथा यहाँ ये कहा गया है कि तथा नागरिकों को ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जिसमें उनके जीवन को खतरा हो। नागरिकों को ऐसा कोई कार्य करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जिसमें उनके जीवन को क्या हो? खतरा हो। ये बात बताई गई है पांचवी। इसके बाद दोस्तों छठी बात बताई गई है कि राज्य बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में विकास का अवसर प्रदान करवाएगा। राज्य बच्चों को विकास का स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण प्रदान करवाएगा तथा बच्चों के साथ शोषण की संभावनाओं को क्या करेगा? रोकेगा। बाल शोषण की संभावनाओं को क्या करेगा? रोकेगा। ये 6 नीतियां बताई गई है अनुच्छेद 39 में। इसमें बताया गया राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतियां, 6 नीतियां हैं दोस्तों, याद रखना। सबसे ज़्यादा बार सवाल यहाँ से उठ के आया है, इसमें आप ध्यान रखना। पहली नीति बताई गई है, राज्य महिलाओं और पुरुषों को जीविका का समान अवसर प्रदान करवाएगा तथा उनके साथ समानता का व्यवहार करेगा। दूसरी बात बताई गई, राज्य भारत के भौतिक संसाधनों का केंद्रीकरण वर्ग विशेष के हाथों में नहीं होने देगा। इसके बाद बताया गया दोस्तों तीसरी बात, राज्य भारत के धन का संकेंद्रण वर्ग विशेष के हाथों में नहीं होने देगा। चौथी बात बताई गई, राज्य महिलाओं एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करवाएगा।
राज्य महिलाओं और पुरुषों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने देगा तथा नागरिकों को ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर नहीं करेगा जिसमें उनके जीवन को खतरा हो, और राज्य बच्चों को विकास का स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण प्रदान करवाएगा। ठीक है दोस्तों, राज्य बच्चों को विकास का स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण प्रदान करवाएगा। ठीक दोस्तों, ये है हमारा अनुच्छेद 39। हम तीसरी बात देखने जा रहे हैं दोस्तों समाजवादी आदर्श में 39 के बाद में। अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 39A। दोस्तों अगर 39A की बात करें तो इसे संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया है। किस संशोधन से जोड़ा गया इसको? 42वें संविधान संशोधन 1976 से। इसमें बताया गया है कि राज्य अपने नागरिकों को निशुल्क वैधानिक सहायता प्रदान करवाएगा। राज्य अपने नागरिकों को क्या करवाएगा? निशुल्क वैधानिक सहायता प्रदान करवाएगा। दोस्तों निशुल्क वैधानिक सहायता क्या है? तो फ्री लीगल एड इसे कहा जाता है। क्या है ये फ्री लीगल एड, निशुल्क वैधानिक सहायता क्या है दोस्तों? तो दोस्तों ये जो निशुल्क वैधानिक सहायता है, इसके साथ अगर कोई नागरिक ऐसा है जिसका कोर्ट में केस चल रहा है और वो केस लड़ने में समर्थ नहीं है, तो सरकार उसे वकील प्रोवाइड करवाएगी, केस लड़ने का पूरा खर्चा प्रोवाइड करवाएगी। दोस्तों इसके लिए 3-4 स्तरों पर काम हो रखा है। जैसे केंद्र के स्तर पर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई है, राज्य के स्तर पर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर, जिले के स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई है। इसके बाद दोस्तों चौथा नीति निदेशक तत्व हमारा यहाँ आएगा अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 40 को हम गांधीवादी आदर्श में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 40 को हम गांधीवादी आदर्श में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 41 कहता है दोस्तों कि राज्य अपने नागरिकों को कुछ दशाओं में काम एवं शिक्षा का अधिकार प्रदान करवाएगा। राज्य अपने नागरिकों को कुछ दशाओं में काम का अधिकार और शिक्षा का अधिकार जो है वो क्या करवाएगा? प्रदान करवाएगा। इसी के आधार पर वर्तमान में भारत में मनरेगा का संचालन किया जा रहा है। मनरेगा का संचालन किस अनुच्छेद के आधार पर किया जा रहा है? अनुच्छेद 41। इसमें क्या बताया गया है? काम का जो अधिकार है राज्य प्रदान करवाएगा। उसी के आधार पर 100 दिनों का रोजगार गारंटी प्रदान कराने के लिए कानून बनाया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे क्या कहा जाता है? मनरेगा कहा जाता है। इसका आधार कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? अनुच्छेद 41, काम का अधिकार। ठीक है, इसके बाद में पांचवी बात करने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों को काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं प्रदान करवाएगा तथा स्त्री प्रसूति सहायता की व्यवस्था करेगा। इसको समझना दोस्तों। अनुच्छेद 42 कहता है कि राज्य अपने नागरिकों को काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं प्रदान करवाएगा। न्याय संगत और मानवोचित दशाएं प्रदान करवाएगा। ये क्या होती है दोस्तों? न्याय संगत और मानवोचित दशाओं की अगर हम बात करें तो किसी भी नागरिक को ऐसी परिस्थितियों में कार्य नहीं करवाया जाएगा जहां बिजली की व्यवस्था ना हो, पानी की व्यवस्था ना हो,
या जहाँ हवा की व्यवस्था ना हो, प्रॉपर सैनिटेशन की व्यवस्था ना हो, ऐसी जो परिस्थितियाँ हैं जहाँ लोग बीमार हो जाए काम करते करते, ऐसी परिस्थितियों में काम नहीं करवाया जाएगा। काम की परिस्थितियाँ कम से कम ऐसी रखी जाएगी कि किसी भी व्यक्ति को क्या है, उचित जीवन जीने के अवसर प्राप्त हो सके। ऐसी जगह ऐसी काम की दशाएं होगी। साथ ही साथ इसमें एक बात और बताई गई है, स्त्री प्रसूति सहायता की व्यवस्था। दोस्तों, स्त्री प्रसूति सहायता का अर्थ है महिलाओं की संस्थागत डिलीवरी के लिए व्यवस्था गवर्नमेंट करवाएगी। इसी के आधार पर जैसे जननी शिशु सुरक्षा योजना संचालित की जा रही है, वो इसी के आधार पर संचालित की जा रही है। पांचवी बात बताई गई है अनुच्छेद 43A में। अनुच्छेद 43A को संविधान में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 से। इसमें बताया गया है दोस्तों कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भूमिका होगी। जितने भी सरकारी इंडस्ट्रीज़ है, इन इंडस्ट्रीज़ में मैनेजमेंट में जो कर्मचारी हैं, इनका भी कुछ रेशो होगा। आपने देखा होगा दोस्तों, उसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। कोई व्यक्ति बैंक में कैशियर की पोस्ट पे लगता है, वो धीरे धीरे प्रमोट होते होते जब उसका अनुभव काफ़ी अच्छा खासा हो जाता है, तब तक वो बैंक मैनेजर तक बन जाता है। ठीक है दोस्तों, भर्ती किससे हुआ था? एक कर्मचारी से, और लास्ट में प्रबंधक बनकर क्या होता है, रिटायर्ड होता है। तो उसका आधार अनुच्छेद 43A माना गया है। इसके बाद में दोस्तों सातवीं बात बताई गई है अनुच्छेद 43B में। 43B को संविधान में जोड़ा गया था दोस्तों 97वें संविधान संशोधन 2011 में। ये 97वां संशोधन 2012 में लागू हुआ था दोस्तों। इसमें बताया गया है कि राज्य सहकारी समितियों के प्रोत्साहन की व्यवस्था करेगा। जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, सहकारी समितियां, इनको प्रोत्साहित करने का काम कौन करेगा? सरकार करेगी। दोस्तों हमने देखा अनुच्छेद 39 है, इसे 42वें संशोधन 1976 से जोड़ा गया। इसमें बताया गया है कि राज्य अपने नागरिकों को निःशुल्क वैधानिक सहायता प्रदान करवाएगा। अनुच्छेद 40 को हम गांधीवादी आदर्शों में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 41 का कहता है राज्य अपने नागरिकों को कुछ दशाओं में काम का अधिकार और शिक्षा का अधिकार प्रदान करवाएगा। इसी के आधार पर, अनुच्छेद 41 के आधार पर मनरेगा का क्या किया जा रहा है? संचालन किया जा रहा है। अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों को काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं प्रदान करवाएगा और स्त्री प्रसूति सहायता की क्या करेगा? व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 43A, इसे संविधान में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 से। इसमें कहा गया है कि राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भूमिका सुनिश्चित करवाएगा। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 43B, इसे जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन 2011 से। इसमें बताया गया कि राज्य सहकारी समितियों के प्रोत्साहन की व्यवस्था करेगा। इसके बाद हम आगे देखने जा रहे हैं दोस्तों, 8वीं बात देखने जा रहे हैं, अनुच्छेद 45। यहाँ बीच में एक अनुच्छेद और रह जाएगा, अनुच्छेद 44, जिसे हम उदार आदर्शों में पढ़ेंगे। तो हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 45। 8वीं बात हम देखने जा रहे हैं अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में कहा गया कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था देखरेख की व्यवस्था करेगा। राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था देखरेख की व्यवस्था करेगा तथा बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करवाएगा। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करवाएगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की तो क्या की जाएगी?
बाल्यावस्था देख रेख की व्यवस्था की जाएगी और बच्चों को क्या करवाया जाएगा, तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान सरकार के द्वारा करवाई जाएगी। इसी के आधार पर बाल्यावस्था देख रेख के आधार पर आजकल गवर्नमेंट ऑफिसेज में क्रेच की सुविधा प्रोवाइड करवाई गई, जहाँ पर कामकाजी महिलाएं जो है जिनके छोटे बच्चे हैं वो अपने बच्चों को साथ में ला सकती, बच्चे वहाँ खेलेंगे, उनके लिए अलग से कोई यहाँ पर एक महिला रखी जाती है जो बच्चों को साल संभाल करेगी। दूसरी बात, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के आधार पर ही 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से कानून बनाया गया। इसी के आधार पर 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार बच्चों का बनाया गया है। अगली बात है दोस्तों, अनुच्छेद 46 में कहा गया कि राज्य देश के कमज़ोर वर्गों विशेषतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आर्थिक और शैक्षणिक हितों की अभिवृद्धि की व्यवस्था करेगा। राज्य देश के कमज़ोर वर्गों विशेषतः SC ST के आर्थिक और शैक्षणिक हितों की अभिवृद्धि की व्यवस्था करेगा। दोस्तों इसी के आधार पर अगर हम देखें तो मुद्रा बैंक योजना का संचालन किया जा रहा है। इसमें SC ST समुदाय के लोगों को उद्यमशीलता के विकास के लिए 10 लाख रुपए तक का कोलेट्रल फ्री बंधक मुक्त ऋण दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, कुछ भी गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारे समाजवादी आदर्श में 9 नीति निदेशक तत्वों को शामिल किया जाता है। इसके बाद का हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। धन्यवाद।